मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग सिर्फ 5 और 6 स्टूडेंट्स ही क्यों, कितनी है स्ट्रेंथ, कितनी है आप लोगों की क्लास की बेटा? 14। 14 में से सिर्फ 5 स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं, बाकी क्या है? बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं? आप लोगों के फ्रेंड्स होंगे ना, आप लोगों को बोलना चाहिए उनको कि बेटा ज्वाइन करो, पढ़ो। कैसे पढ़ेंगे? उनकी क्लासेस मिस हो रही हो तो फिर उनका क्या होगा? आप लोग उनको बोलो कि वो भी ज्वाइन करें, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट जो हमारी क्लास थी, तो उसमें हमने सत्र नंबर 1 वहाँ पर पढ़ा था। सत्र 1 था हमारा, पहुंच ऑप्शन का उपयोग करना हमने वहाँ पर सीखा था। अब पहुंच वाला जो ऑप्शन था, वो पहुंच वाले ऑप्शन में क्या होता था? तो उस पहुंच वाले ऑप्शन में हम ऐसे लोगों के बारे में बात करते थे जो किसी ना किसी चीज़ से बाधित हो, है ना। अब जो बाधित लोग होते हैं तो वो लोग अगर कंप्यूटर का उपयोग करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता जितना आसान हमारे लिए होता है ना। तो वहाँ पर उन लोगों के लिए वहाँ पर कुछ हमें एक पहुँच का ऑप्शन वहाँ पर कंप्यूटर में दिया जाता है, जिसमें कुछ ऐसे लोग जो कि सुनने की क्षमता जिनमें नहीं हो, मतलब उनमें सुनने की कुछ बाधा हो, किसी को देखने की कुछ बाधा हो, किसी के जो फिजिकल होते हैं वो फिजिकल प्रॉब्लम किसी को हो, तो ऐसे लोग भी चाहें तो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए जो जो ऑप्शंस थे वो सारे ऑप्शन उस पहुंच वाले ऑप्शन में सेटिंग्स में हमने देखे थे, और वो सारे लास्ट क्लास में हमने कवर कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट जो सेशन है उसको। हमारा नेक्स्ट सेशन जो है, हमारा नेक्स्ट सत्र जो है, उसका नाम है नेटवर्किंग के आधारभूत। अब नेटवर्किंग के आधारभूत तत्व क्या होते हैं, तो यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि नेटवर्किंग होती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझना पड़ेगा कि नेटवर्किंग ये चीज़ क्या है, करती क्या है। फिर हम इसके बारे में जो भी इसकी टर्म्स होती हैं, जो जो इसकी चीज़ें होती हैं, जो जो इसमें डेफिनेशंस आती हैं, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो हमें नेटवर्किंग क्या होता है ये समझना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, नेटवर्किंग के आधारभूत में इन्होंने हमें नेटवर्किंग के बारे में बताया हुआ। आपने सुना है नेटवर्किंग कभी? आप लोगों ने टर्म सुनी है कभी नेटवर्किंग? सोशल नेटवर्किंग सुना होगा। यस सर। सुना है सर। सोशल नेटवर्किंग सुना है? यस सर। सोशल नेटवर्किंग मतलब क्या? फेसबुक और यूट्यूब और व्हाट्सएप, ये सब क्या है? ये सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो सोशल नेटवर्किंग क्यों बोलते हैं उसको? सोशल नेटवर्किंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर एक से ज़्यादा लोग प्रेजेंट होते हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं या जिनके बारे में हम जान सकते हैं, है ना। एक से ज़्यादा लोगों को जोड़ने वाला नेटवर्क जो था वो था सोशल नेटवर्क, ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता होगा, तो ये देखो, कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर और अन्य हार्डवेयर अवयवों का संग्रह है जो संप्रेषण चैनलों, केबल या सैटेलाइट से आपस में जुड़े होते हैं, जिनसे संसाधन और जानकारी की आपस में आदान प्रदान होता है। मतलब क्या? इसको थोड़ा सरल भाषा में मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो कंप्यूटर नेटवर्क, अगर हम एक से ज़्यादा कंप्यूटर को एक साथ किसी भी तरीके से, चाहे केबल्स के थ्रू, चाहे वायरलेस तरीके से सैटेलाइट के थ्रू, अगर एक दूसरे से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जब हम उनको एक दूसरे से जोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमने कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कनेक्ट कर दिया। अब नेटवर्क में कनेक्ट करने से क्या होता है? अगर मेरे पास 10 कंप्यूटर्स हैं, मैं उन 10 कंप्यूटर्स को नेटवर्क पे जोड़ दूं, तो इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि मेरे कंप्यूटर पे जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बचे हुए 9 कंप्यूटर्स से मैं शेयर कर सकता हूँ। अगर मेरे कंप्यूटर पे प्रिंटर है और बचे हुए 9 कंप्यूटर्स में से किसी को प्रिंट आउट निकालना है, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि 10 कंप्यूटर है तो 10 प्रिंटर खरीदूंगा और 10 कंप्यूटर्स पे एक एक प्रिंटर को कनेक्ट कर दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसकी बजाय क्या करना होता है, हमें सारे कंप्यूटर्स को नेटवर्क में जोड़ देना होता है। नेटवर्क में जोड़ देने के बाद एक ही प्रिंटर
ऐसा काम कर सकता है कि सारे कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल सके। ठीक, अब वो कैसे होता है, तो वो नेटवर्किंग में केबल्स को जोड़ने के बाद ये फैसिलिटी हमें मिल जाती है। तो एक बात तो ये पता चल गई कि कंप्यूटर्स को नेटवर्क में जोड़ने के हैं तो बहुत फ़ायदे, कि भैया मेरे कंप्यूटर का इन्फॉर्मेशन कोई और को मैं शेयर करना चाहता हूँ तो आसानी से कर सकता हूँ। मेरे कंप्यूटर पे अगर प्रिंटर है, मेरे कंप्यूटर पे अगर स्कैनर है, मेरे कंप्यूटर पे अगर इंटरनेट है, तो मैं वो सारी चीज़ें दूसरे कंप्यूटर्स को शेयर कर सकता हूँ। तो उससे क्या होगा, बचे हुए जो 9 कंप्यूटर्स हैं उनको भी इंटरनेट मिल जाएगा, उनको भी प्रिंटर मिल जाएगा, उनको भी स्कैनर मिल जाएगा। तो ऐसा करके मतलब हम नेटवर्क में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जानकारी आपस में आदान प्रदान कर सकते हैं, और जानकारी के साथ साथ कुछ हार्डवेयर अवयवों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हार्डवेयर अवयव में हम कह सकते हैं प्रिंटर, प्रिंटर एक हार्डवेयर है, स्कैनर, स्कैनर एक हार्डवेयर है ना। मेरे कंप्यूटर पे है, बाकी कंप्यूटर्स को भी यूज़ करना है अगर, तो वो भी इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, तो नेटवर्किंग होती है ये। नेटवर्किंग मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स का संग्रह। अब संग्रह मतलब कंप्यूटर्स को जोड़ना। अब जोड़ेंगे कैसे, या तो केबल से जोड़ देंगे, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, या तो केबल से जोड़ देंगे या तो फिर सैटेलाइट मतलब वायरलेस तरीके से जोड़ देंगे। इससे क्या होता है, तो जानकारी का आपस में आदान प्रदान होता है। तो ये इसकी खास बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए। आपको समझ आया नेटवर्किंग क्या होता है? यस सर। देखो, अब नेटवर्किंग, एक बात तो पता चल गई कि एक से ज़्यादा कंप्यूटरों को जोड़ना मतलब नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के क्या फ़ायदा, एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेंगे, एक दूसरे से हार्डवेयर अवयव शेयर कर लेंगे, और एक दूसरे को जानकारी आदान प्रदान कर देंगे आसानी से। तो उसके लिए नेटवर्क चाहिए। अब नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, जब हम नेटवर्क को कंप्यूटर में जोड़ते हैं तो दो तरीके का मतलब दो तरीके से कंप्यूटर्स को नेटवर्क में जोड़ा जोड़ा जा सकता है। अब उनको बोला जाता है आर्किटेक्चर। मैं इंग्लिश में लिख के बता रहा हूँ, हिंदी में क्योंकि लिखते नहीं बनेगा मुझे यहाँ पर। एक टर्म होती है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मतलब समझ रहे हो, किसी चीज़ की डिज़ाइन, उसको बोलते हैं आर्किटेक्चर, है ना। डिज़ाइन मतलब कैसा शेप है, कैसा साइज़ है, कैसे जोड़ा है, तो उसको बोलते हैं आर्किटेक्चर। तो नेटवर्क में कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए हमारे पास दो तरीके के आर्किटेक्चर होते हैं। आर्किटेक्चर को हिंदी में भी आर्किटेक्चर ही बोलते हैं, ये देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए दो तरीके के हमारे पास आर्किटेक्चर होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से आर्किटेक्चर होते हैं तो नाम ध्यान रखो। पहला होता है P2P आर्किटेक्चर। ये क्या होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा। एक होता है P2P आर्किटेक्चर और एक होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये नाम ध्यान रखना, P2P आर्किटेक्चर और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये क्या है, कंप्यूटर्स को नेटवर्क में जोड़ने के तरीके हैं। ठीक है, कंप्यूटर्स को नेटवर्क में जोड़ने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक है P2P जिसको बोलते हैं पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, सॉरी गलत मार्क कर दिया, ये लिखा हुआ है, हाँ, जिसे बोलते हैं पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। और दूसरा होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो दो टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं। अब पहला वाला देखते हैं P2P, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर क्या होता है इसको समझते हैं। तो इसको देखो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, वह नेटवर्क जिसमें सभी कंप्यूटरों की स्थिति समान होती है वह पीयर टू पीयर नेटवर्क कहलाता है। सभी कंप्यूटर्स की स्थिति समान है, इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं। जैसे कि मेरे पास 10 कंप्यूटर थे, तो मैंने 10 कंप्यूटर में से एक कंप्यूटर को मेन कंप्यूटर बना लिया जिसको मैं चलाता था। अब वो जो मेन कंप्यूटर है वो डिसाइड करेगा कि कौन से कंप्यूटर को कौन सा काम करने देने की अनुमति देना है और कौन सा काम किसी कंप्यूटर को करने की अनुमति नहीं देना है। ये कौन तय कर रहा है, ये मेरा कंप्यूटर तय कर रहा है जिस पर मैं बैठा हूँ। ये तय करना, परमिशन देना, अनुमति रोकना, अनुमति देना, ये दूसरे कंप्यूटर नहीं कर सकते। मैंने मेरे कंप्यूटर को एक एडमिन कंप्यूटर बना दिया है, मतलब जिसको सारी परमिशन होगी कि वो डिसाइड करे कि किसको कौन सा काम कंप्यूटर पे करने की अनुमति देना है और किसको नहीं देना है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर एक ही कंप्यूटर ऐसा था, मेरा ही कंप्यूटर ऐसा था जो ये काम कर सकता था। बट अगर हम कंप्यूटर को नेटवर्क में जोड़ें और मेरे पास 10 कंप्यूटर हैं और मैं अगर ऐसा बोलूं कि दसों के दसों कंप्यूटर के पास ये फैसिलिटी है कि वो किसी को भी अनुमति दे सकते हैं, किसी से भी अनुमति ले सकते हैं, जो करना चाहें वो सारे काम वो दसों के दसों कंप्यूटर करने के कैपेबल हैं या लायक हैं।
अगर ऐसा कोई नेटवर्क होता है जिसमें दसों के दसों कंप्यूटर्स समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, जिनमें सबको एक जैसी परमिशन मिलती है ना, तो उनको बोला जाता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। अगर सिर्फ मेरा ही कंप्यूटर काम कर रहा होता जो परमिशन देता है, अनुमति देता है, दूसरे कंप्यूटर्स अनुमति नहीं दे पाते, तो वो पीयर टू पीयर नेटवर्क नहीं कहलाता, वो कोई दूसरा नेटवर्क कहलाता। बट पीयर टू पीयर नेटवर्क कब कहलाता? जब मेरे पास जितने भी कंप्यूटर्स हैं सबका समान स्थिति हो, सबकी मतलब सबका स्टेटस एक जैसा हो, सबकी स्थिति एक जैसी हो, सारे वो काम कर सकते हैं जो एक कंप्यूटर कर सकता है, वो 9 के 9 बचे हुए कंप्यूटर्स भी वही सारे काम कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। सामान्यतः ऐसे नेटवर्क में प्रत्येक टर्मिनल समान रूप से सक्षम सीपीयू होता है। ठीक है, सारे कंप्यूटर्स की कॉन्फ़िगरेशन भी एक जैसी होती है, 4 GB रैम और हार्ड डिस्क भी एक जैसी, मतलब सारे फीचर्स, जैसे 10 कंप्यूटर्स है तो 10 के 10 कंप्यूटर्स के फीचर एक जैसे होंगे। अगला है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है ये हमारे यहाँ स्कूल में हमने देखा हुआ है टीच नेक्स्ट और एक्स्ट्रा मार्क्स में। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा टीच नेक्स्ट कभी कभी नहीं चलता, तो आप लोग क्या बोलते हो कि टीचर सर्वर बंद है, सर्वर चालू करना पड़ेगा। तो ये क्या चीज़ है? सर्वर बंद है, सर्वर चालू करना पड़ेगा, ये क्या चीज़ होती है? तो सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो बचे हुए सारे कंप्यूटर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे कि मेरे पास ये कंप्यूटर है, ठीक है, ये कंप्यूटर से ये सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि ये ऊपर वाला कंप्यूटर है, इसको मैंने बोल दिया सर्वर। सर्वर का मतलब क्या हुआ? सर्विस देने वाला कंप्यूटर। अगर सर्विस देने वाला कंप्यूटर चालू है तो उससे जुड़े हुए सारे कंप्यूटर्स भी काम करेंगे। इन जो बाकी कंप्यूटर्स होते हैं उनको बोलते हैं क्लाइंट। मैं लिख रहा हूं यहां पर सी फॉर क्लाइंट, ठीक है। तो यहां पर सर्वर किसको सर्विस देगा? तो सर्वर बचे हुए सारे कंप्यूटर्स को सर्विस देगा। तो बचे हुए सारे कंप्यूटर्स का नाम क्या है? तो बचे हुए सारे कंप्यूटर्स का नाम है क्लाइंट। इन क्लाइंट को सर्विस कौन दे रहा है? तो इन क्लाइंट को सर्विस दे रहा है सर्वर, ठीक है। तो ऐसा आर्किटेक्चर जिसमें एक कंप्यूटर सर्वर होता है और बचे हुए सारे कंप्यूटर्स उससे जोड़ दिए जाते हैं और उनको क्लाइंट्स कहा जाता है, तो ऐसा जो आर्किटेक्चर होता है उस आर्किटेक्चर को बोला जाता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। चलो थोड़ा सा डिटेल में इसको समझते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। तो वह नेटवर्क जिसमें कुछ कंप्यूटर्स कुछ विशेष समर्पित कार्य करते हैं, जैसे अन्य कंप्यूटरों को सेवा प्रदान करना, ठीक है। मतलब हर कंप्यूटर सेवा प्रदान नहीं कर रहा है, कुछ विशेष कंप्यूटर को ये परमिशन है कि वो सेवा प्रदान करेंगे। ऊपर वाले जैसा नहीं, इसके जैसा नहीं। इसमें क्या हो रहा था? पीयर टू पीयर में सारे कंप्यूटर की स्थिति एक जैसी थी, सब एक दूसरे को सर्विस दे सकते थे, सब एक दूसरे की मदद कर सकते थे, सबके पास सारी परमिशन थी। तो वो जो नेटवर्क कहलाता है वो कहलाता है पीयर टू पीयर। यहाँ पर हम कैसे नेटवर्क की बात कर रहे हैं? जहाँ पर किसी एक विशेष समर्पित कंप्यूटर को हम कुछ कार्य दे देते हैं, वो क्या करेगा? वो सेवा प्रदान करेगा। अब किसको सेवा करेगा प्रदान? तो वो जो कंप्यूटर सेवा प्रदान करते हैं वो सर्वर कहते हैं, और जो सेवाओं का उपयोग करते हैं उन्हें क्लाइंट कहते हैं। तो ये सर्विस किसको प्रोवाइड करेगा? क्लाइंट को। क्लाइंट मतलब बचे हुए सारे कंप्यूटर्स। जैसे कि हम टीच नेक्स्ट से पढ़ते हैं तो अपनी हमारी क्लास में जो लगे हुए कंप्यूटर्स हैं जिन पे हम पढ़ाई करते हैं वो हैं क्लाइंट, और एक सर्वर लगा हुआ है जिसको चालू करो तो क्लाइंट पे डेटा दिखने लगता है, क्लाइंट से हम पढ़ाई कर सकते हैं। पर अगर सर्वर ही बंद है, सर्वर ही बंद होगा तो डेफिनेटली सर्विस देने वाला ही नहीं है। तो जब सर्विस देने वाला ही नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि आपको सर्विस मिलेगी नहीं, और आपको सर्विस नहीं मिलेगी तो आप उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जिसमें एक विशेष कंप्यूटर को सारी की सारी विशेष समर्पित कार्य करने की अनुमति दे दी जाती है और वो सारे कंप्यूटर्स को फिर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये क्या हुआ? ये जो अभी हमने पढ़ा इसको बोलते हैं नेटवर्क के आर्किटेक्चर, ठीक है। ये हुआ नेटवर्क के आर्किटेक्चर कि नेटवर्क किस तरीके से बनाया जा सकता है, ये है नेटवर्क के आर्किटेक्चर। अब हम देखने वाले हैं नेटवर्क कितने टाइप का होता है, ठीक है। टाइप अलग है, याद रखना, टाइप अलग है और नेटवर्क का आर्किटेक्चर अलग है। पेपर में आए कि नेटवर्क के आर्किटेक्चर को समझाइए, तो आपको क्या क्या चीज़ें समझानी है? तो आपको पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को समझाना है। बट अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए
कि नेटवर्क के प्रकार बताइए। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि नेटवर्क के प्रकार बताइए, तो नेटवर्क के प्रकार कौन कौन से हैं हमारे को, तो हमारे को बताए गए हैं लैन और एक और बताया गया है वैन। ठीक है, तो मैं लिख के बता देता हूँ, एक होता है लैन और एक होता है वैन। ऐसे दो और होते हैं जिनको बोलते हैं पैन और एक होता है मैन। ये हमें कोर्स में नहीं दिए हुए हैं, पर हमें पता होना चाहिए कि दो और नेटवर्क के टाइप भी होते हैं, पैन और मैन। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभी हमारे पास नहीं है, हम इनको थोड़ा सा समझते हैं। पैन, PAN, इसका मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। आप लोगों ने कभी अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट बनाया है? यस सर। तो हॉटस्पॉट बनाते हैं तो क्या होता है, मेरे मोबाइल में इंटरनेट था, मैंने दूसरे मोबाइल को हॉटस्पॉट बना के दे दिया, तो अब दूसरा मोबाइल भी इंटरनेट चला सकता है। अब वो किसकी बदौलत चला पा रहा है? मेरी बदौलत, क्योंकि मैंने वो नेटवर्क बना के दिया है ना। तो जब हम हॉटस्पॉट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन। ठीक है, उसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन। मतलब हमने एक नेटवर्क तैयार कर लिया हमारी इच्छा के अनुसार। अब वो सर्विस देगा और जिसको इंटरनेट चाहिए वो पासवर्ड डाले और इस्तेमाल करे। एक होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन का मतलब है एक शहरी एरिया में सर्विसेज प्रोवाइड करना। जैसे कि अगर हम खंडवा में हैं तो खंडवा में लोकल टीवी चलती होगी, खंडवा टीवी। क्या इंदौर में भी खंडवा टीवी लोग देखते होंगे? इंदौर में तो इंदौर का चैनल चलता होगा, वहाँ इंदौर की न्यूज़ आती होगी। खंडवा में है हम तो हमें खंडवा की न्यूज़ दिख रही है। तो यहाँ पर कोई केबल टीवी अगर खंडवा मात्र में कोई चैनल दिखा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एक ऐसा नेटवर्क बना रहा है जो एक विशेष दायरे में ही दिखाया जा रहा है। तो उसको बोलते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ऐसा होता है दो चीज़ें। और बची हुई जो दो चीज़ें वो तो कोर्स में है, वो तो हम पढ़ेंगे ही। एक है लैन और एक है वैन। तो पहले लैन को देखते हैं कि लैन क्या होता है। चलिए, लोकल एरिया नेटवर्क वह है जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर, स्कूल, कंप्यूटर प्रयोगशाला, कार्यालय भवन या साथ साथ जुड़े हुए भवनों को कंप्यूटर और संसाधनों को जोड़ता है। अब पहली बात, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो ये छोटे से एरिया में इस्तेमाल होता है ना। सीमित भौगोलिक क्षेत्र में इस्तेमाल होता है, जिनका एरिया बहुत कम होता है, बहुत सीमित होता है। ऐसी जगहों पर इस्तेमाल होने वाले नेटवर्क को बोलते हैं लैन। जैसे कि हमारी स्कूल की लैब, अब स्कूल की लैब में कौन सा नेटवर्क है, तो वहाँ पर लैन है, क्योंकि वो छोटा सा एक प्रयोगशाला है, लैब है एक। तो छोटी सी लैब्स में जो नेटवर्क बनाया जाता है उसको बोलते हैं लैन, छोटी जगह पर बनाया हुआ नेटवर्क। लैन में जुड़े हुए हैं, तो स्कूल में भी ऐसा होता है। एक ही प्रिंटर है पर 10-12 कंप्यूटर्स उससे प्रिंट दे सकते हैं। एक ही इंटरनेट कनेक्शन है पर सारे कंप्यूटर्स पर इंटरनेट चलता है। तो ये कैसे हुआ, तो ये नेटवर्क से हुआ। अगर कंप्यूटर्स को नेटवर्क में नहीं जोड़ते तो हर कंप्यूटर के लिए एक अलग से प्रिंटर लेना पड़ता, हर कंप्यूटर के लिए अलग से एक इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ता। पर ऐसा नहीं होता। इसकी बजाय हमने क्या कर रखा है, इसकी बजाय हमने एक नेटवर्क में बना दिया कंप्यूटर्स को। एक ही प्रिंटर से काम हो रहे हैं और एक ही इंटरनेट कनेक्शन से काम हो रहा है, तो इसलिए हमने नेटवर्क में जोड़ दिया। तो ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें सीमित भौगोलिक क्षेत्र में हमें नेटवर्क बनाना होता है, तो वो होता है लैन। अगला जो होता है वो होता है वैन। ठीक है, वैन क्या होता है, चलिए अगली स्क्रीन पर जाते हैं और उसको समझते हैं। देखिए, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड, वाइड का मतलब बहुत बड़ा एरिया है ना, वाइड मतलब बड़ा। तो यहाँ पर बताया हुआ जैसे कि महानगर एवं राष्ट्रीय सीमाओं में फैले हुए नेटवर्क को जोड़ना। अब महानगर या राष्ट्रीय सीमा मतलब पूरा MP, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड। कोई ऐसा नेटवर्क है जिससे कि हम खंडवा में बैठकर कहीं अमेरिका में बैठे हुए इंसान से बात कर सकें? हाँ, कर सकते हैं। तो वैसा जो नेटवर्क यस होता सर। है उसको बोलते हैं इंटरनेट। सुना होगा इसके बारे में। तो इंटरनेट एक एग्जाम्पल है वाइड एरिया नेटवर्क का। इंटरनेट पर क्या है, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, और हम क्या कर सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे बात कर सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे चैट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे काम हम कैसे कर रहे हैं, तो इस इंटरनेट की बदौलत कर रहे हैं।
अब हम हमारी लैब में ही बात नहीं कर रहे हैं, अब हम पूरी दुनिया के किसी कोने में बैठे किसी इंसान से बात कर रहे हैं। तो वो कैसे होगी? तो वो होगी इस वाइड एरिया नेटवर्क के तहत। वाइड एरिया नेटवर्क महानगर या राष्ट्रीय सीमाओं में फैले हुए नेटवर्क को जोड़ता है। मतलब बहुत बड़े एरिया में जोड़े जाने वाले नेटवर्क को बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। और वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है इंटरनेट। अब यहाँ पर आप देखोगे इंटरनेट नाम की हेडिंग डली हुई है और इधर पूरी जगह पर इंटरनेट क्या होता है उसके बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है। तो ये जितना भी यहाँ पर लिखा हुआ है ये सारा का सारा आपका होमवर्क है, ये आपको खुद को पढ़ना है। ठीक है, तो ये जितना यहाँ पर ये इतना जो लिखा हुआ है ये पूरा आपको पढ़ना है और समझना है कि इंटरनेट क्या क्या कर सकता है। वैसे तो आप लोग बखूबी जानते हो कि इंटरनेट क्या क्या कर सकता है। इंटरनेट का इस्तेमाल हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए कर सकते हैं, पर आपको एक बार पढ़कर इसको और समझना पड़ेगा कि इंटरनेट के द्वारा हमें क्या क्या जानकारी मिल सकती है। तो ये वाला पार्ट मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये आप खुद पढ़ोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब www। आपने सुना होगा, हम गूगल की साइट खोलते लिखते हैं www.google.com। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं, ये याद रखना। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होते हैं? तो ये कुछ हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं। इन हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक नाम दिया गया है। इन हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बोला जाता है वेब पेज। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखना, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है क्या? वर्ल्ड वाइड वेब। अब वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, तो इसमें क्या होते हैं? तो इसमें वेब पेज होते हैं और बहुत सारे वेब पेज, जैसे कि ये एक वेब पेज है, ये एक वेब पेज है, ये एक वेब पेज है, ये एक वेब पेज है। तो ये सारे वेब पेजेस से मिलकर क्या बनती है? तो इन सारे वेब पेजेस से मिलकर बनती है वेबसाइट। वेबसाइट सुना होगा आपने, google.com, gmail.com, facebook.com, youtube.com, twitter.com, है ना, yahoo.com। तो ये सारी क्या है? वेबसाइट है। अब ये वेबसाइट काहे से बनी? तो ये वेबसाइट बनी वेब पेजेस से। बहुत सारे वेब पेजेस के कलेक्शन को बोला जाता है वेबसाइट, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब वेबसाइट पता चल गया हमको। अब एक बात और, ये वेबसाइट तो हमको पता चल गया कि वेबसाइट होती क्या है, पर इस वेबसाइट को सॉरी ओपन कैसे करते हैं? अब किसी वेबसाइट को समझना, बात को, किसी भी वेबसाइट को ओपन करने का भी तो कुछ तरीका होगा। तो जब कभी आपको किसी वेबसाइट को ओपन करना होता है तो उसको ओपन करने के लिए भी हमें एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है वेब ब्राउज़र। ये नाम आपको पता होना चाहिए। किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जिसको बोलते हैं वेब ब्राउज़र। आप लोगों ने बहुत सारे वेब ब्राउज़र के नाम सुने होंगे, ओपेरा मिनी, यूसी क्रोम। ब्राउज़र, गूगल क्रोम, है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ऐसे ये जो बहुत सारे, हाँ, ये जो फायरफॉक्स, तो ये जितने नाम हैं ये सारे के सारे क्या हैं? तो ये सारे के सारे वेब ब्राउज़र्स हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है? इन वेब पेजेस को या इन वेबसाइट्स को ओपन करने के लिए हमें किसकी सहायता चाहिए होती है? तो हमें एक सॉफ्टवेयर की सहायता चाहिए होती है और उन सॉफ्टवेयर्स को कहा जाता है वेब ब्राउज़र। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर्स को हमने देख लिया कि नेटवर्किंग क्या होती है। अब नेटवर्किंग के कुछ फ़ायदे देखते हैं, नेटवर्किंग के कुछ लाभ देखते हैं। तो नेटवर्किंग का सबसे बड़ा लाभ होता है डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग मतलब क्या? मेरे कंप्यूटर का डेटा मैं बचे हुए सारे कंप्यूटर से शेयर कर सकता हूँ। मेरे पास जो जानकारी है मुझे अगर बचे हुए कंप्यूटर्स को देना है और मेरे सारे कंप्यूटर्स अगर नेटवर्क में जुड़े हुए हैं तो मेरे लिए आसानी होगी कि मैं उस डाटा को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर उस नेटवर्क में जुड़े हुए कंप्यूटर तक पहुंचा सकता हूं। तो कंप्यूटर के लाभ अगर पेपर में आते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमें बताना है डाटा शेयरिंग। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा शेयर करना आसान होता है अगर कंप्यूटर्स नेटवर्क में जुड़े हुए हों तो। अगला टाइप जो आता है वो होता है हार्डवेयर शेयरिंग। अब हार्डवेयर शेयरिंग का मतलब क्या? मेरे पास प्रिंटर है, मेरे लैब में 10 कंप्यूटर्स नेटवर्क में जुड़े हुए हैं,
पर दसों के दसों कंप्यूटर में प्रिंटर नहीं है, पर एक जगह पर प्रिंटर है। तो मैं क्या करूँगा, उस कंप्यूटर को भी नेटवर्क में जोड़ दूंगा। जैसे ही मैंने उस कंप्यूटर को भी नेटवर्क में जोड़ दिया, तो अब टोटल अगर 11 कंप्यूटर्स हो गए, तो वो 11 के 11 कंप्यूटर्स प्रिंट आउट निकालने के काबिल हो जाएंगे। मतलब मैंने क्या कर लिया, मेरे पास जो हार्डवेयर था, हार्डवेयर मतलब प्रिंटर, उसको मैंने कर लिया शेयर। अब वो क्या होगा, वो 11 के 11 कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकालने की क्षमता उसमें आ गई। तो डेटा शेयरिंग भी की जा सकती है, मतलब हार्ड डेटा शेयरिंग तो की जा सकती है, हार्डवेयर शेयरिंग भी की जा सकती है नेटवर्क में कंप्यूटर्स को जोड़ने पर। अगला काम क्या किया जा सकता है, तो इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, ये एक और काम है। 11 कंप्यूटर्स में से एक ही कंप्यूटर था जिस पर इंटरनेट था। अब मैंने अगर कंप्यूटर्स को नेटवर्क में जोड़ा है ना, तो ये भी मुझे परमिशन मिल जाती है कि मैं बचे हुए कंप्यूटर्स तक भी इंटरनेट पहुंचा सकूं। तो वो कैसे कैसे पहुंचा सकता हूँ, कंप्यूटर्स को नेटवर्क में जोड़कर। तो कंप्यूटर्स को नेटवर्क में जोड़ने के क्या क्या लाभ पता चल गए। सबसे पहले तो डाटा शेयरिंग, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करना आसान हो जाता है नेटवर्क में कंप्यूटर्स को जोड़ने पर। दूसरा हार्डवेयर शेयरिंग, अगर किसी एक कंप्यूटर पे प्रिंटर है तो वो बचे हुए कंप्यूटर्स पे भी कनेक्ट हो जाएगा अगर कंप्यूटर्स को नेटवर्क में जोड़ देंगे तो। तीसरा इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग का मतलब है कि भैया मेरे कंप्यूटर पे अगर इंटरनेट है तो मैं बचे हुए 10 कंप्यूटर्स पे भी इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता हूँ अगर मैं कंप्यूटर्स को नेटवर्क में जोड़ दूँ तो। और आखिरी पॉइंट होता है नेटवर्क आधारित एप्लीकेशनों का प्रयोग। जब हम कंप्यूटर्स को नेटवर्क में जोड़ते हैं तो हम उस नेटवर्क में ही कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, चैटिंग सॉफ्टवेयर्स, तो वो जितने जैसे 10 कंप्यूटर्स नेटवर्क में जुड़े हैं ना, तो उन 10 कंप्यूटर्स पे चैटिंग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जा सकता है, उन 10 कंप्यूटर्स पे वीडियो कॉलिंग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसी क्या होती है, ये नेटवर्क आधारित एप्लीकेशंस होती हैं कुछ। तो हम जब कंप्यूटर्स को नेटवर्क में जोड़ लेते हैं तो हम कुछ नेटवर्क आधारित एप्लीकेशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कुछ वेब ब्राउज़र होते हैं जो नेटवर्क आधारित होते हैं, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर बात कर सकते हैं। ईमेल क्लाइंट होते हैं, मतलब हम इस छोटे से नेटवर्क में जिसमें 10 कंप्यूटर हैं उनमें ईमेल इधर उधर भेज सकते हैं, जैसे हम इंटरनेट पे भेजते हैं ना, वैसे हम हमारे छोटे से नेटवर्क पे भी भेज सकते हैं। चैट एप्लीकेशन होती है, जैसे हम इंटरनेट पर चैटिंग कर सकते हैं वैसे हम इस छोटे से 10 कंप्यूटर के नेटवर्क पे भी चैटिंग कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो कॉलिंग, तो जैसे हम इंटरनेट पर ऑडियो वीडियो कॉलिंग करते हैं वैसे हम इस छोटे से नेटवर्क पे भी ऑडियो वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बताई हुई हैं। आगे बढ़ता है, अगला जो टॉपिक है वो है इंटरनेट एक्सेस प्राप्त करना। अगर आपको इंटरनेट इस्तेमाल करना है तो इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है उसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी उसका नाम है ISP। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं इंटरनेट सेवा प्रदाता। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, देख सकते हो आप। इंटरनेट सेवा प्रदाता मतलब इंटरनेट की सेवा प्रदान करने वाला, इंटरनेट सेवा प्रदाता। अभी अगर मैं बात करूँ तो हम लोग ये जूम मीटिंग पर हैं, मतलब हम इंटरनेट चला रहे हैं। तो आप लोग अभी अगर इंटरनेट चला रहे हो तो कैसे चला पा रहे हो, आपकी सिम पे इंटरनेट है इसलिए। तो आपके पास अभी जो इंटरनेट सेवा प्रदाता है वो कौन हो सकता है, वो या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। ठीक है, इनमें से ही कोई आपका इंटरनेट सेवा प्रदाता होगा। मतलब आपको इंटरनेट की सेवा प्रदान करने वाले लोग कौन है, तो इन चारों में से ही कोई सी कंपनी होगी जो आपको इंटरनेट की सेवा प्रदान कर रही है। तो सबसे पहली चीज़ जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो होती है इंटरनेट सेवा प्रदाता, मतलब इंटरनेट की सेवा प्रदान करने वाली एक सर्विस हमको चाहिए रहेगी। तो जैसे हमारी मोबाइल कंपनी है वो भी इंटरनेट सेवा प्रदाता कहलाती है, जैसे कि उसमें 3G 4G 2G है ना, अलग अलग टाइप की सेवा प्रदान करती हैं कंपनियां, कहीं कहीं पर 5G भी। तो ऐसे ये जो होती हैं ये सारी की सारी इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां होती हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, ये हमें इंटरनेट की सेवा प्रदान करती है जिससे कि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर बताया हुआ है। अगली जो चीज़ यहाँ पर बताई हुई है, एक टर्म तो हमको पता चल गई इंटरनेट सेवा प्रदाता। ठीक है, ये एक जानकारी हमको पता चल गई कि इंटरनेट का एक्सेस चाहिए, तो एक चीज़ हमें क्या पता होना चाहिए कि हमें इंटरनेट सेवा प्रदाता की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब ISP की ज़रूरत पड़ेगी। अब ISP आपके पास है तो दूसरी चीज़ की जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो है मॉडेम। ये यहाँ पर लिखा हुआ है मॉडेम।
ठीक है। तो अगली चीज़ है आपको मॉडेम की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये मॉडेम क्या होता है, तो मॉडेम एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे कि हमें इंटरनेट यूज़ करने की सर्विस मिलती है। हमारा कंप्यूटर कौन सा डिवाइस है, डिजिटल डिवाइस है। अब डिजिटल डिवाइस से अगर हमें डेटा भेजना है केबल्स के थ्रू, मतलब कि वायर्स के थ्रू डेटा भेजना है, तो केबल्स डिजिटल सिग्नल नहीं समझती, वो एनालॉग सिग्नल समझती हैं। ठीक है। अब दोनों सिग्नल अलग अलग है, डिजिटल अलग है, एनालॉग अलग है। तो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है मॉडेम का। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया तो केबल्स अब समझ सकती है हमने क्या डेटा भेजा, तो अब केबल के थ्रू हमारा डेटा इंटरनेट पर पहुंच गया, अब किसी दूसरे पर्सन के कंप्यूटर पे पहुंचा। अब कंप्यूटर एनालॉग नहीं समझता, कंप्यूटर डिजिटल समझता है। तो अब क्या होगा, अब मॉडेम क्या करेगा, अब एनालॉग से डिजिटल में डेटा को कन्वर्ट करेगा। मतलब मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो सिग्नल्स को पहले क्या करता है, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और जब सामने वाले कंप्यूटर के पास पहुंच जाती है जानकारी, तब वो क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो जब कंप्यूटर सिग्नल को डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ पूरा, मॉड्यूलेशन, इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। और जब एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं, देखना एक मिनट यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, उसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, दो अलग अलग टर्म्स हैं, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। तो इससे इसका नाम पड़ा, MO मतलब मॉड्यूलेशन, DEM मतलब डीमॉड्यूलेशन। तो यहाँ से इसका पूरा नाम पड़ा MODEM, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। तो वहाँ से इस डिवाइस का नाम पड़ा मॉडेम। मतलब ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है ताकि केबल पे हमारा डेटा चले जाए, और इस एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर हमारे सिग्नल को समझ सके। तो इतना ही आज की क्लास के लिए। आई थिंक आप लोगों को जो चीज़ें अभी आज हमने पढ़ी हैं वो सारी समझ में आई होंगी। बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं करी है, ये आपकी जिम्मेदारी, आप उन लोगों को बोलेंगे कि आप लोग क्लास अटेंड करो। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको बोलो कि सारे टीचर्स बोल रहे हैं कि हमको क्लासेस अटेंड करनी है। 14 में से सिर्फ 5 स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हो, वेरी गुड कि आप लोग अटेंड कर रहे हो, बट स्टिल उन लोगों को भी एनकरेज करो कि वो भी क्लासेस अटेंड करें। ऑलराइट, मैं इसका वीडियो अभी ग्रुप पे शेयर कर दूंगा ताकि कोई चाहे तो इससे भी क्लास को अटेंड कर पाएगा। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।